बनाने के लिए देते हैं। हुआ कहाँ तक था? यानी चैप्टर की शुरुआत अगर बात करें तो ओरिजिनली आज से हो रहा है। अभी कल तक जितने भी थे ये सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं बीच बीच में, और वो उसकी वजह से हमारा स्पीड बढ़ जाएगा। तो बेसिक क्लासेस, ये इंट्रोडक्शन क्लासेस करने का फ़ायदा यही है और देने का यही है कि बाद में हम स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने कल अगर बात करें तो जेनेटिक्स क्या है ये चीज़ें देख लिया था, हेरिडिटी क्या है ये देख लिया था, इनहेरिटेंस क्या है ये देख लिया था, आपका वेरिएशन क्या है ये देख लिया था, ये सारी चीज़ देख लिया था। अब सवाल आता है हमारे पास जो टॉपिक है कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी है क्या, आखिर किस स्टेज पे बात कर लेंगे। जेनेटिक्स को बात करें तो हमारे से 2 से 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। पहली चीज अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स का नहीं बल्कि जीन्स का ट्रांसफर करा रहे हैं, राइट। ये जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हम लोग फिजिकल बेसिस से देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, और तीसरा एप्लीकेशन पॉपुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। यानी कि पहला हमारे पास फिजिकल वाली बात कर लेते हैं जो अभी इस चैप्टर में चल रहा है, उसके बाद बात करेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और तीसरा हमारे पास मेंडल ने जो भी चीज़ें बताया उसका एक पॉपुलेशन पे कैसा यूटिलाइजेशन है, उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन, जो भी मेंडल्स ने प्रिंसिपल बताया उसका एप्लीकेशन होना चाहिए ना। पॉपुलेशन पे जो एप्लीकेशन हो वो चीज़ क्या है, वो 3 बेसिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि एक चीज़ अभी हमारे पास चल रहा है, राइट। तो अपने पास अगर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात कर लेंगे, अरे बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। जीन्स क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, राइट। यहां पे ये जो जीन्स है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपका ट्रांसफर हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि आपका एक सेल से उसके डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है, कह सकते हैं ना। एक सेल से उसके डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हो गया ना पूरा। तो ये चीज हमारे पास जीन्स है। अब सवाल आता है कि जीन्स है क्या सरकार, एक सेगमेंट है डीएनए का, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इस डीएनए के सेगमेंट को बोलते हैं सिस्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, सिस्ट्रॉन्स। सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए इज सेड टू बी। अब सवाल आता है क्या सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही सिस्ट्रॉन बोलेंगे, नहीं, यहां पे आरएनए को भी सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, सिस्ट्रॉन। अब ये हमारे पास जो बात कर रहे हैं, जो चीजें जो चल रहा है वो डीएनए के रिलेटेड चल रहा है, इसलिए हम बात किसके फ्रेम में कर रहे हैं, डीएनए के फ्रेम में बात कर रहे हैं। इस डीएनए में यानी हमारे पास सारी चीजें जो भी देख रहे हैं जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक क्रोमोसोम से, सॉरी एक सेल से उसके डॉटर सेल्स में, या फिर आपका एक जनरेशन से उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी से फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और इस जीन्स शब्द को, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, इस जीन्स शब्द के लिए दो वर्ड और पहले यूज किए गए थे, क्या, फैक्टर या फिर यूनिट। और इसको देने वाले कौन थे, मेंडल साहब, राइट। लेकिन अगर बात करें जीन्स को देने वाले कौन थे, जॉनसन। चीजें क्लियर है ना।
अब हमारे पास बात करें ग्रेगर मेंडल की बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और रखिएगा, इसका केमिकल बेसिस क्या है। इस जीन्स में हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है ना। तो जीन्स में हमारे पास डीएनए होता है ना, राइट। जीन्स को मैंने क्या बोला, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, एंड दैट इज व्हाट वी से सिस्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, इसका अगर केमिकल बेसिस पे बात करेंगे तो डीएनए इसका केमिकल बेसिस हो गया। हम लोग जीन से लेकर के किसकी बात कर रहे हैं, किसका ट्रांसफरेंस की बात कर रहे हैं, डीएनए की ना। हमारे में से, पापा में से हमारे में जो आया, जो क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर हुआ, वो क्रोमोसोम्स में क्या था, डीएनए था ना। यस और नो। तो यदि हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल बेसिस में हमारे पास क्या होगा, डीएनए। यस और नो, केमिकल बेसिस में हमारे पास क्या होगा, डीएनए। और इसको अगर चूंकि हमारे बात पर है, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम्स पे होता है, राइट। तो इसको बोल सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बोल सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि क्रोमोसोम पे ये होता है, तो बोल सकते हैं ना इसको क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम हटा देते तो सारा चीज खत्म। यस, क्रोमोसोम हमारे पास बना रहता है किसी से, डीएनए से। अब सवाल आता है यहां पे कि सर जी, वायरस में क्या होता है जिसकी वजह से वो कभी नॉन लिविंग के रूप में शो करता है अपने आप को, कभी लिविंग के रूप में शो करता है, और इसीलिए वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन के रखा जाता है, एक्सेप्शन। आखिर ऐसा चीज क्या होता है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता है। अब सवाल आता है कि अगर वो लिविंग बॉडी हमारे बॉडी में एंट्री मारता है तो हमारे जेनेटिक मटेरियल का यूज करता है और तब अपने आप को एक कंप्लीट बॉडी बनाता है, राइट। लेकिन जैसे हम लोग उसको नॉन लिविंग बॉडी में डालते हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं। नॉन लिविंग के पास जेनेटिक मटेरियल होता है तो नहीं होता है, तो वहां पे अगर बताइए वायरस लिविंग के रूप में काम करेगा, लेकिन हमारे पास तो है ना भाई मेरे, तो हमारे डीएनए पे, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स पे वो ये एक्टिवेटेड हो जाता है, और एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस इट्स नंबर बाय रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। तो जब भी आपका वायरसेस सवाल है तो वायरसेस याद रखिएगा, वो हमारे बॉडी पे डिपेंड रहता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स का यूज करता है, तब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, और इसीलिए हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब भी हमारे पास वायरल डिजीज होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बैक्टीरियल डिजीज आसानी से डिटेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपना जीनोम तो है, उसका अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इसके पास खत्म। अब जरा देखिए, हमारे पास अगर बात कर लेते हैं ये मेंडल साहब की, अब आ गया मेंडल साहब पूरा। मेंडल साहब का जन्म हुआ था 22 जुलाई, साल क्या था, 1822। वेरी गुड, 22 था, में भी जो भी है जन्म समय मतलब नहीं है, जुलाई था 22, 1822 भी हो सकता है, पता नहीं, ये वाला एक्सेप्ट में मेरे को कंफर्म नहीं है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1884 में। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सवाल आता है कि क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि 1866 में कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से इनका नाम पूरी दुनिया में हो गया। 1866 में, 1866 में ये पहले बंदे थे जिन्होंने आपका ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। ही वॉज द फर्स्ट वन टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पहले बंदे थे जिन्होंने ये बताया था। कब बताया था, 1866। लेकिन क्या है ना सरकार, उस समय चार्ल्स डार्विन, डार्विन का तो नाम सुना है, 1859 में उनका एक थ्योरी आया था इवोल्यूशन का, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन का थ्योरी आया था, जिसकी वजह से ये रॉक कर रहे थे उस समय। रॉक समझ रहे हैं, रॉकिंग स्टार, आप लोग सुने बहुत बार कंसर्ट वाले में सुने रॉकिंग यार, मतलब क्या होता है उसको, उस समय वो उसका धुआं चल रहा था, उसका क्या बोल सकते हैं, हवा चल रहा था। किसका, डार्विन साहब के। उस समय इनके क्रेडिट को जितना भी इन्होंने चीजें किया था, इसको वैल्यू नहीं दिया गया। अब जरा सोचिए, इन्होंने क्या किया था, 34 पेयर ऑफ प्लांट्स लिया था पी प्लांट को, 34 पेयर, फिर इसको क्या कर दिया, 22 कर दिया, और उसमें से सिर्फ 7 पेयर्स को सेलेक्ट किया पी प्लांट को, और वहां से एक्सपेरिमेंट किया। और एक प्लांट नहीं, 2 प्लांट नहीं, जरा सोचिए ना कितना प्लांट, कितने प्लांट यूज किए होंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, एज्यूम करिए,
एज्यूम करिए कितना हो सकता है? 10,000 पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक दो प्लांट्स नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है जितना ज्यादा हम प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सक्सेस के रेट, सफलता के रेट ज्यादा होंगे क्या फिर कम होंगे? ये एक्यूरेसी ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी ना। अब हम ज्यादा 10,000 प्लांट्स में हमने देखा सारी चीजें सही आ रही है, इसका मतलब क्या वो कॉन्सेप्ट सही है तभी तो 10,000 प्लांट्स पे किया था। लेकिन 1884 में मरे थे तो इनके क्रेडिट को नहीं दिया गया था। इनको जो भी चीजें ऑब्जर्व किया था उसको नहीं दिया गया था। कितना बड़ी दर्द भरी बात है नहीं? यानी कि मरने के 16 साल बाद 1900 में हो गया ना, 1900 में 84 से 1900 हो गया ना। इस पे 3 बंदे आए जो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उन चीजों को फिर से रीडिस्कवर किए। नाम था डिवरीज कॉरेंस, कार्ल्स कॉरेंस नाम है पूरा, ह्यूगो डिवरीज नाम इसका, और सेरमैक। ये 3 बंदे थे जिन्होंने जो मेंडल ने दिया था, जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, जो बताया था, उन चीजों को फिर से रीडिस्कवर किए। और जब देखा, जब ऑब्जर्व किया, और ये किसी के दबाव में नहीं किए थे, वो इंडिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग देश से। तो देखा कि भाई अरे ये तो वही चीज है जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, वो एग्जैक्ट सामने आ गया। ये तो गनीमत मानिए इन तीनों का, शुक्रगुजार मानिए इन तीनों का जिन्होंने जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था उस चीजों को क्रेडिट किसको दिया? मेंडल को। और उसी को नाम दिया गया है मेंडलिज्म। मेंडल ने जो भी चीज एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी ऑब्जर्व किया था, जो भी दुनिया के सामने रखा था, उन चीजों को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मेंडलिज्म। और उन चीजों का रीडिस्कवरर कौन थे? सवाल आता है कि हु इज नोन एज द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म? डिवरीज, कॉरेंस एंड सेरमैक। डिवरीज, कॉरेंस एंड सेरमैक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलिज्म को रीडिस्कवर किया था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या किया था मेंडल ने जिसकी वजह से मेंडल का बहुत ज्यादा नाम हुआ? ऐसा वो 7 पेयर्स ऑफ पी प्लांट, आखिर उसमें क्या चीज था? उसमें ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से वो 7 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए? एक बात बताइए, 2 चीजें आपको मिले। एक प्लांट ऐसा मिले जिसमें फल अच्छे आए, और एक प्लांट ऐसा मिले जिसमें उसका लेंथ अच्छा हो, और एक ऐसा मिले जिसमें फल भी अच्छा हो, उसका लेंथ भी अच्छा हो। तो दोनों तीनों में से कौन सेलेक्ट करिएगा आप? समझ में आ रही बात? इन्होंने भी वही किया था। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स लिए थे जिसमें वो तो था ही, डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी था, उसका रिसेसिव कैरेक्टर्स भी था। 7 कैरेक्टर्स विद इट्स कंट्रास्टिंग फॉर्म। क्या क्या कैरेक्टर्स थे? पहली चीज सुन लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला था कैरेक्टर्स कि वो शॉर्ट लाइफ स्पैन था। क्या था? लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, यानी कि कम टाइम में उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ब्रीडिंग करा के ऑब्जर्व किया सकता है, लगभग 3 मंथ्स। पहला सक्सेस के पहला पीढ़ी कितना मंथ? 3 मंथ। एक बात बताओ कि कोई प्लांट होता है, आम के पेड़ में आप कितना ऑब्जर्व कर लेते? पूरा 30 कहा जाता है, 5 आम 25 में हुआ, 30 बरिस में मिली, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना भाई मेरे। तो 5 साल बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा ना। तो ऑब्जर्व करते करते हालत खराब। फिर 5 बार वो चीज एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर से दूसरे प्लांट पे, हो सकता है उस पर फेल हो जाए, फिर से दूसरे पे एक्सपेरिमेंट करेगा, हो सकता है उस पर फेल हो जाए, फिर से तीसरे पे। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ है, तो 3 मंथ और आसान हो जाएगा ना। तो पहली चीज उसका इंपॉर्टेंट था सिलेक्शन। पी प्लांट्स को ही सिलेक्ट क्यों किया? सवाल आता है कि पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो पहला चीज लाइफ स्पैन शॉर्ट था। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स थे, तो उसको इजीली क्रॉस पॉलिनेट कराया जा सकता है। पहला, इसको मिटा दो। पहला हमारे पास शॉर्ट लाइफ स्पैन,
दूसरा सेल्फ पॉलिनेटिंग, और सेल्फ पॉलिनेटिंग थे तो इजीली क्या किया जा सकता था, कैन बी इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड। तीसरा क्या हो सकता था, कंट्रास्टिंग फॉर्म्स के कैरेक्टर दिखते थे, उसमें डोमिनेंट भी थे और रिसेसिव भी थे। कंट्रास्टिंग मतलब जानते हैं, ऑपोजिट। कंट्रास्टिंग मीन्स ऑपोजिट, टॉल है तो ड्वार्फ, राउंड है तो रिंकल्ड। 7 pairs of characters कंट्रास्टिंग फॉर्म्स। चौथा, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, काफी ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस हो जाता था, जिससे हम कम ही प्लांट्स में ज्यादा सीड्स को प्रोड्यूस करके फिर से एक्सपेरिमेंट करा सकते थे। अ नंबर ऑफ सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। और क्या हो सकता है, इजीली अवेलेबल था, हर जगह मिल सकता था। इजीली अवेलेबल एंड डिटेक्टेबल। यानी कि यहां पे जो प्लांट्स थे एनुअल थे, राइट। एनुअल प्लांट्स 3 महीने का 4 महीने का होता, क्या होगा, एनुअल ही बोलेंगे ना। 1 साल के अंदर में सारे चीजें मिल जा रहा है। हमने बो भी दिया, उसका प्रोडक्ट भी, हमने उससे साग भी खा लिया, उससे मटर भी निकाल लिया, फिर से उसको क्या बोलते हैं, दाल भी बना लिया। क्या चीज़ है ना, हमारे पास तो यही ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट है भाई, वो हर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा कि क्या चीज़ है उसमें। ये 4-5 कैरेक्टर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट्स को ही सिलेक्ट करना उचित समझा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स दिखा था ये, और हमारे पास ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से उन्होंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि ये सारे चीजें हर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता था। अगर वो इजीली अवेलेबल था तो उसमें 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं दिखता था। अगर ये दिखता था तो ये नहीं, सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं दिखता था। तो वो उसने दोनों चीज उठाया, सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकता था उसका, और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकता था, राइट। और यहां से हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन करा सकता था। अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो सीड्स क्या प्रोड्यूस होंगे, हाइब्रिड, पक्का ना हाइब्रिड। तो हाइब्रिड भी प्रोड्यूस कर सकता, और इजीली फर्टाइल थे। ये किसी भी मिट्टी पे बहुत ज्यादा इसको केयर की जरूरत नहीं है। इसको एक बार डेवलप करा दिया तो उसको ज्यादा बार बार रख रखाव की जरूरत नहीं है। दाल के पौधों में ज्यादा रख रखाव की जरूरत होती है। चना के सीड्स में कितनी बार आप चना को लगाने के बाद कितनी बार आपने उसको पटाया है, बहुत कम, नहीं पटाया जाता, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा पूरा। तो ये चीज हमारे पास था, इसमें केयर ज्यादा जरूरत नहीं थी। आफ्टर केयर इज नॉट नेसेसरी एट मच क्वांटिटी, राइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से इनका ये चीज हुआ। 16 साल बाद 1900 में इनकी सारी चीजों को क्रेडिट दिया गया। क्यों? उस समय जैसे हमारे पास गैलीलियो गैलीलियाई वाला था ना, गैलीलियो गैलीलियाई ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था, लेकिन उनकी चीजों को माना नहीं गया, और बाद में वही चीजें लेके आए न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब को वैल्यू दे दिया गया, राइट। तो वही चीज, वो तो अगर ये चाह लेते कि नहीं मेंडल ने ऐसा बोला था, थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेट कर देते तो इनको मिलता कि नहीं मिलता क्रेडिट। लेकिन क्या इनको क्रेडिट मिलता है? आज हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स आज भी किसको जानते हैं? मेंडल को। क्या कभी भी इसको बोला जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, इसको बोला जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडलिज्म, राइट। तो ये चीजें क्लियर है। मेंडल्स को क्यों, ये चीज 7 कलर जानना चाहते क्या होगा? पहले इसको लिख लीजिए।